तो चलिए आज हम लोग आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम लोग त्रिकोणमिति का जलवा दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि त्रिकोणमिति से जिन बच्चों का डर लगता है वो आज डर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय आज हम लोग परिचय करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति है क्या, ये सबसे पहले आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब हम लोग अभी सुनेंगे कि त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा है, यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज एक बनाएंगे हम लोग और इस त्रिभुज के एक भुजा है, एक भुजा है, एक भुजा है और एक भुजा है, और ये सब क्या है तो कोण है। ये सब क्या है, कोण है, ये सब कोण है। तो चलिए दोस्त हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जो देने जा रहे हैं तो यही समकोण त्रिभुज से हम लोग इस परिचय को प्राप्त करेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या है कि इस त्रिभुज के भुजा और ये त्रिभुज के कोण, यही भुजा और कोण के बीच के संबंध को क्या करता है, अध्ययन करता है, स्टडी करता है। साइड एंड एंगल बिटवीन स्टडी, यानी भुजा और कोण के बीच क्या करता है, अध्ययन करता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, यानी त्रिकोणमिति कहता है कि गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम लोग समकोण जोड़ देंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग को त्रिकोणमिति में चलना है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, एक त्रिकोणमिति का होता है। तो अब दोस्त हम लोग समझेंगे एक बात कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, त्रिकोणमिति शब्द एक ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक के
शब्दों से मिलकर बना है। तो ग्रीक शब्द कौन कौन है? जो त्रिकोण और मेट्रोन से मिलकर बना है। इसमें त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। यानी हम लोग त्रिभुज के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अर्थ समझेंगे कि त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति जो है ये आप समझेंगे कि इसमें आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। एक है त्रि, एक है कोण और एक है मिति। तो ये तीनों शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे दोस्त कि त्रि का अर्थ क्या होता है। त्रि का अर्थ 3 होता है जी, और कोण का अर्थ तो कोण ही होता है, और मिति का अर्थ माप होता है जी। यानी अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने माप। यानी 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज से चलेंगे। तो हम लोग ये समकोण त्रिभुज एक लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज से ही हुआ है। समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज है क्या? तो समकोण त्रिभुज हम लोग ध्यान देंगे कि ये इस प्रकार से हम लोग बना दिए। ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। एक कोण समकोण जो 90 डिग्री का होता है, और बाकी 2 शेष कोण जो बचे वो न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो चलिए, अब हम लोग ABCD पढ़ते हैं। तो ABCD में सबसे पहला नाम हम लोग A बचपना से जानते हैं, तो ये धर देते हैं नाम, इसका B नाम धर देते हैं, इसका C नाम धर देते हैं, क्योंकि ABC नाम धरने में हर बच्चे को आसान लगता है। क्योंकि शुरू से हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो पहला अक्षर ABCD होता है। तो चलिए, अब हम लोग इसमें त्रिभुज में A सभी क्या है? तो A सब भुजा है, A सब भुजा है, ये सभी क्या है? भुजा है। तो अब A भुजा है, E क्या है? कोण है, ये भी क्या है? कोण है। ये सब क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो कोण और भुजा को यहाँ पे नामकरण किए।
अब यही समकोण त्रिभुज जब हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि समकोण त्रिभुज जो ये बना रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज है, तो चलिए ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी और ये 90 डिग्री है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा एक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा हम लोग नाम कर्ण रखा गया है और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे H से डिनोट करते हैं। और एक भुजा को हम लोग इसको लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए P से सूचित करते हैं। और एक आधार होता है जिसको बेस कहते हैं, इसलिए इसको B से डिनोट किया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये सबसे लंबी भुजा जो है कर्ण है। तो ये ध्यान देना है कि कर्ण का स्थान कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण का स्थान कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण का स्थान कभी भी नहीं बदलता है। तो कहिए कि सर लंब और आधार का मान क्या बदलता है? तो बिल्कुल बदलता है दोस्त। लंब और आधार ये आपके त्रिभुज के कोण पर निर्भर करता है कि आप किस कोण से त्रिकोणमितीय मान निकालना चाहते हैं। तो यदि आप कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए यहाँ पे थीटा मान लेते हैं कोई कोण, इसको हम लोग क्या कहेंगे? थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा। तो आप समझ रहे होंगे कि थीटा अगर कोण ए के लिए चलेंगे, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। चला, यानी ये आपका लंब और आधार आपस में बदलेगा। यानी कोण ए के लिए चलेंगे तो लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो अपना स्थान छोड़ेगा नहीं। नाम है कर्ण। इसमें आप रामायण में सुने होंगे एक कुंभकर्ण के नाम, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण के नाम सुनेंगे, कभी भी अपना स्थान बदलता नहीं है। वो सुने होंगे कि जहाँ सो गया तो 6 महीना कुंभकर्ण दम खराटा लेके सोते रहेगा, वो स्थान नहीं बदलता है। तो वही कुंभकर्ण के नाम पे आप लोग कर्ण याद रखिएगा, हाफ नाम, कि कर्ण कभी भी स्थान बदलता नहीं है। ये कुंभकर्ण है, आराम से पड़ल है, जहाँ पड़ा हुआ है, ये कभी नहीं अपना स्थान छोड़ेगा। तो जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा दोस्त। तो अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, यानी ये लंब हो जाएगा। और ई कोण के लिए चलेंगे तो थीटा यहाँ होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो इस कोण के लिए सी के लिए चलेंगे तो लंब यहाँ और आधार यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे कि लिखेंगे थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्त? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। यानी अब यहाँ पे आपको हम एक फिगर बना के समझा रहे हैं कि यहाँ पे यदि ए बी सी और ये भुजा आपका कर्ण है, तो चलिए अब यही लंब और आधार दोनों में आपस में क्या होगा? बदलेगा।
तो अगर कोण ए के लिए चलते हैं तो कोण ए के लिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा यही लंब बन जाएगा। तब जान गए कि तीन ही होता है, लंब, आधार, कर्ण। तो कर्ण तो फिक्स है, यहाँ जब लंब जान गए तो बच गया, यहाँ आधार एकदम कॉन्फिडेंस के साथ परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरा फिगर आपको बताते हैं बना के कि ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। तो अगर उसमें आपको देखा है कि थीटा यहाँ रहेगा कोण ए के लिए, अगर थीटा हम यहाँ पे रख दिए, थीटा यहाँ पे रख दिए, तो ये हो गया आपका कोण ए के लिए, और ये आपका यहाँ पे बता रहा है कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। तो थीटा जब यहाँ रख दिए तो ये तो सबसे पहले कर्ण को आप लिख लेंगे, क्योंकि कर्ण कभी बदलेगा नहीं। अब जब ये दोनों में इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे जब थीटा है तो थीटा के सामने ही कौन आ रहा है, भुजा ए आ रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या लिखा है, लंब, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जान रहे कि जब ये कर्ण नहीं है, ये लंब है, तो बच गया नीचे क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। तो आप लोग ये दोनों को इंटरचेंज हुआ ही समझ गए होंगे कि कोण के आधार पर लंब और आधार आपस में स्थान बदलता है। कर्ण कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। इसमें भी कर्ण नहीं था, इसमें भी कर्ण नहीं है, यहाँ पर भी कर्ण नहीं था। कर्ण कहीं बदला है क्या जी? नहीं बदला है। वो कुंभकर्ण है, पड़ रहेगा आराम से। लंब और आधार आपस में बदल जाता है। तो कैसे बदलता वो भी समझ गए कि यहाँ पर अगर थीटा कोण ए के लिए तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। अगर कोण यहाँ पे चल रहा है कोण सी के लिए तो लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इतना पे। तो आप समझ रहे होंगे कि अब त्रिकोणमिति में यही भुजा और कोण के जब दोनों को अनुपात में हम लोग रखते हैं तो अनुपात समझेंगे। अनुपात क्या समझेंगे? अनुपात, रेशियो, रेशियो। तो त्रिकोणमितीय में अनुपात को ही हम लोग निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं। निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्तियां हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं जानते हैं तो जान लेंगे। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सर निष्पत्तियां क्या है, निष्पत्तियां क्या है। तो देखिए आपको निष्पत्तियां के बारे में सामने समझा रहे हैं कि निष्पत्तियां है क्या। तो आप समझेंगे कि ये लंब कहता है कि हम ऊपरे रहेंगे, कर्ण को नीचे रख दीजिए, कर्ण को नीचे रख दीजिए। कैसे घर में आपस में भाई भाई में कहते हैं कि ना पहले हमको यहाँ पे बैठने दीजिए, इसको इधर बैठा दीजिए। तो एक बात मान लीजिएगा कि 2 भाई चाहे बहन होंगे, तावरी तो तेज बन के आप आगे बैठ गए चाहे ऊपर बैठ गए, उसको कहेंगे नीचे ही बैठेगा, तो उसका भी बुद्धि खुलेगा। वो कहेगा कि ना ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार ये ऊपरे बैठा हम नीचे, तो एक बार हम ऊपरे जाएंगे ये अबरी नीचे बैठेगा। लो ये भाई भाई में अदला बदला होता है कि नहीं होता है। तो चलिए बदली कर लिया। अब समझ सकते हैं कि या तो अवरी में आधार को ऊपर आप रख सकते हैं, आधार को ऊपर रख सकते हैं, कर्ण को नीचे रख सकते हैं। तो कहेगा कि बड़ा तेज हैं आप, ऊपर हो गए हमको नीचे कर दिए हैं, तरु को हमको कुंभकर्ण समझ लिया है, हम ऊपर जाएंगे। अभी कौन जाएंगे? हम ऊपर जाएंगे, कर्ण ऊपर और आधार तुम नीचे रहो। बोलो ये दोनों को मान पूरा हो गया, ये दोनों को इच्छा पूरा हो गया कि चलो भाई एक बार तू ऊपर एक बार हम ऊपर। और एक और बन सकता
सकता है मान इसमें? क्या बन सकता है बच्चे? क्या आप लोग बता सकते हैं? बोलिए। तो हाँ, बन सकता है सर। अवधि में लंब करा के हम ऊपरे रहेंगे और आधार के नीचे रखेंगे, आधार के नीचे रखेंगे। तो कहता है आधार के तुम्हें ज्यादा तेज है जी, अवधि में हम ऊपरे बैठेंगे, बड़ा तेज है, तुम नीचे बैठो, तुम नीचे बैठो। देखो, अब इससे ज्यादा और कुछ भी संभव हो सकता है तो आप लोग बता सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर एक और होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही 6 निष्पत्तियां होते हैं दोस्त, और इसके अलावे आपका 7वां कोई निष्पत्तियां नहीं होती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ। तो पर इसको इंग्लिश में जो पद से जानना चाहेंगे तो P बटा में इसको कर्म को H कहेंगे, आधार को B कहेंगे और इसको H कहेंगे, और यहाँ पे भी लंब को P कहेंगे और आधार को B कहेंगे, कर्म को H कहेंगे और लंब को P कहेंगे, कर्म को H कहेंगे, आधार को B कहेंगे, आधार को B कहेंगे और लंब को P कहेंगे। तो चलिए बात आप लोग समझ गए होंगे कि सर कितने निष्पत्तियां हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है और यही 6 निष्पत्तियां हैं और कोई नहीं है दोस्त। तो चलिए अब इसमें हम लोग आज 6 निष्पत्तियां तक नहीं जान गए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस त्रिकोणमिति का पार्ट 1 रहा, त्रिकोणमिति का ये पार्ट 1 भाग रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से फिर हम लोग आगे की कड़ी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग को कैसा लगा इस त्रिकोणमिति का जलवा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और आप लोग इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे दोस्त, ताकि आप ही लोग को लाइक और सब्सक्राइब देकर हमारी हौसला बुलंद होगा, और हौसला बुलंद होगा तो आप लोग के बीच और अच्छे से अच्छे तरीके त्रिकोणमिति का और अन्य टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को जलवा दिखाऊंगा, जलवा दिखाऊंगा। आप लोग को भरपूर अथक प्रयास करूंगा कि आप लोग को इस त्रिकोणमिति में कोई भी किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं रह जाए। तो चलिए थैंक यू, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।